अगर आप मध्य प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से एमपी परीक्षा ऐप को डाउनलोड करके डेली शाम के 7 बजे से लेकर 11 बजे तक निःशुल्क टेस्ट सीरीज के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ पेड टेस्ट सीरीज भी है जिसे आप हमारे प्रोमो कोड SAIMGOV40 को यूज करके 40% तक की छूट प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का हमारे साईं बाबा इन्फोटेक चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी कांस्टेबल की भर्ती के बारे में। 2019 में एमपी कांस्टेबल में बम्पर भर्ती होने वाली है। इसके साथ में कितने पोस्ट पर यह भर्ती आ सकती है, इसके अलावा इसकी तैयारी के लिए आप कौन सी बुक्स प्रेफर कर सकते हैं, क्या सिलेबस रहने वाला है, इसका रिटन और फिजिकल एग्जाम की प्रिपरेशन आप कैसे करें, सब कुछ की जानकारी स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी वैकेंसी की। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए यहां पर डेट जारी कर दी है, जिसके लिए जो इसका एग्जाम है वो 29 जून से शुरू हो जाएगा। अगर ये परीक्षाएं 29 जून से शुरू होती हैं तो यहाँ पर आप दे सकते हैं ये जो नोटिफिकेशन है वो 2017 का है। 2017 में जब आरक्षक की मतलब कांस्टेबल की जब भर्ती आई थी तो उसका रूल बुक आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो उसके हिसाब से अगर अनुमान लगाया जाए तो जैसा कि आप सभी जानते हैं 29 जून से इसके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात पर ध्यान देना जरूरी है, जैसा कि आप सभी जानते हैं पूरे देश में आचार संहिता लागू है, तो आचार संहिता के कारण ये वैकेंसी में लेट हो सकता है और ये जो वैकेंसी है वो 23 मई के बाद ही आ सकती है। तो अगर बात करें नोटिफिकेशन की, तो जो नोटिफिकेशन है वो 23 मई के बाद अगर आती है तो लगभग 2 महीने का इसका डिले हो सकता है। मैं 2 महीना क्यों कह रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर ये जो भर्ती है 29 जून से अगर शुरू होती है तो उसके हिसाब से इसके जो फॉर्म भरने की जो प्रारंभिक डेट है वो 18 अप्रैल होनी चाहिए। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं 18 अप्रैल को इसकी वैकेंसी नहीं आ सकती है क्योंकि आचार संहिता चल रही है। तो उसके हिसाब से फॉर्म भरने की जो डेट है वो 23 मई के बाद कभी भी शुरू हो सकती है। इसके अलावा फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट होती है उसके लिए लगभग 1 महीने का समय दिया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 17 मई 2019 तक इसको फॉर्म भरने की डेट हो सकती थी अगर ये भर्ती 29 जून से शुरू हो जाती। और इस भर्ती का जो रिटन एग्जाम है वो लगभग 1 महीने तक चलता है, मतलब 29 जून से लेकर 30 जुलाई तक इसके एग्जाम हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बात करें परीक्षा शुल्क की, इस फॉर्म के लिए आवेदन करने के लिए अनारक्षित मतलब जनरल कैंडिडेट्स को 2 प्रश्न पत्र के लिए 700 रुपए पे करना होगा। यहाँ पर 2 प्रश्न पत्र का मतलब आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर ये जो भर्ती निकलती है आरक्षक की, उसके साथ में हमेशा उप निरीक्षक कंप्यूटर और प्रधान आरक्षक कंप्यूटर इसकी वैकेंसी साथ में निकाली जाती है। इसी वजह से आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर सिर्फ आरक्षक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप एक फॉर्म भरते हैं तो आपको 500 रुपए पे करना होगा, लेकिन अगर आप 2 फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 700 रुपए पे करना होगा। मैं ये बात कर रहा हूँ जनरल कैंडिडेट्स की। बात करें यहाँ पर SC ST OBC तो उनके लिए 2 प्रश्न पत्र के लिए उन्हें 350 रुपए पे करना होता है और 1 प्रश्न पत्र के लिए 250 रुपए पे करना होता है। ये जो शुल्क है, इस शुल्क के साथ में पोर्टल शुल्क आपको MP ऑनलाइन का 70 रुपए अलग से देना होगा। चलिए अब बात करते हैं एग्जामिनेशन की। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं PV के एग्जामिनेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग चला जाए तो 29 जून से लेकर 30 जुलाई तक इसके एग्जाम हो सकते हैं। 2 शिफ्ट में इसके एग्जाम होते हैं, जिसके लिए जो पहला शिफ्ट है वो रहता है 9 से 11 बजे तक का, 2 घंटे का समय आपको दिया जाता है। और जो सेकंड शिफ्ट में एग्जाम होता है वो 3 से 5 बजे तक होता है। बात करें वेतनमान की तो यहाँ पर आरक्षक संवर्ग के लिए 5200 से लेकर 20,200 रुपए वेतनमान दिया जाता है। इनका जो ग्रेड वेतन होता है वो रहता है 1900 रुपए। प्रधान आरक्षक कंप्यूटर की बात करें तो उनका भी जो वेतन है वो सेम रहता है और जो सहायक उप निरीक्षक कंप्यूटर का है उनका भी वेतन सेम रहता है, लेकिन जो ग्रेड पे है वो थोड़ा अलग रहता है। प्रधान आरक्षक कंप्यूटर का ग्रेड पे 2100 रुपए रहता है और सहायक उप निरीक्षक कंप्यूटर का ग्रेड पे 2400 रुपए रहता है। चलिए अब बात करते हैं आयु सीमा की। तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन एज को लेकर होता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने पूछा कि इसके लिए एज क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप पहले क्लियर हो जाएं कि 1 अगस्त 2017 को 18 वर्ष से कम एवं 25 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो नोटिफिकेशन के बारे में आपको बता रहा हूँ वो 2017 का है, इसलिए यहाँ पर 2017 लिखा है, आप इसे 2019 मान सकते हैं। तो इसके हिसाब से यहाँ पर आप ध्यान दें, जो मैक्सिमम एज है वो यहाँ पर 25 वर्ष कही गई है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि जो 25 वर्ष की आयु है वो सभी के लिए नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जो तालिका बनी है, यहाँ पर जो ऑप्शन लिखा है, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर कहा गया है लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के
तृतीय चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए जो है आयु सीमा है वो 18 से 25 वर्ष रखी गई है। अगर बात करें मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए, तो यहाँ पर जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं अनारक्षित मतलब जनरल कैंडिडेट्स के जो पुरुष आवेदक हैं, उनके लिए जो आयु की सीमा है वो है टोटल 33 इयर्स, मतलब यहाँ पर 28 वर्ष उनके लिए रखी गई है और साथ में उनको 5 साल की एज में छूट दी जाती है। मतलब जो उनके लिए एज का क्राइटेरिया होगा वो 33 वर्ष तक होगा। अब बात करें महिला आवेदक की, अनारक्षित वर्ग की, इसके अलावा पुरुष और महिला दोनों आवेदक जो आरक्षित वर्ग में से हैं, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं, इन सभी के लिए जो आयु की सीमा रहेगी वो 38 इयर्स तक रहेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 28 साल तो कॉमन हो गया और इसके साथ में 10 साल में उनको एज की छूट दी जाती है, तो ये जो टोटल जो वर्ष हो गए वो हुआ 38 इयर्स। मतलब जो उनके लिए एज का क्राइटेरिया रहेगा वो रहेगा 38 साल तक। चलिए अब बात करते हैं न्यूनतम शारीरिक अर्हता की, तो यहाँ पर अनारक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरुष आवेदकों के लिए मिनिमम 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर पुरुष आवेदक की हाइट होनी चाहिए। इसके अलावा महिला सभी जाति वर्ग के लिए 158 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यहाँ पर कुछ महीने पहले एक खबर आई थी जिसमें कहा गया था कि महिलाओं की जो हाइट है उसका जो क्राइटेरिया है 158 सेंटीमीटर से घटाकर 155 सेंटीमीटर कर दिया गया है। तो हो सकता है जब ये रूल बुक आएगा तो यहाँ पर जो महिला की जो हाइट का क्राइटेरिया है वो 155 सेंटीमीटर किया जा सकता है। इसके बाद बात करें सीना की, तो पुरुष आवेदक के लिए सीना बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने पर 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये जो क्राइटेरिया है वो अनारक्षित, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है। बात करें अनुसूचित जनजातियों के लिए, तो सीना बिना फुलाए 76 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फुलाने पर 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अभ्यर्थी का सीना फुलाने एवं बिना फुलाने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना आवश्यक है। चलिए अब बात करते हैं न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता की, तो जो आरक्षक जीडी का जो पद निकाले जाते हैं उसमें अनारक्षित, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए शैक्षणिक जो अर्हताएं होनी चाहिए वो 10+2 की होनी चाहिए, मतलब 12वीं क्लास आपको पास होना जरूरी है। इसके अलावा अगर आपने 10वीं पास किया है तो इसमें कुछ ऐसी पोस्ट आती हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष, इसका मतलब यहाँ पर यह कहा गया है अगर आपने 10th के बाद डिप्लोमा किया है या फिर ITI किया है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करें अनुसूचित जनजाति के लिए, तो अनुसूचित जनजाति के लिए 8वीं पास होना जरूरी है। अगर आपने 8वीं पास किया है तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। बात करें आरक्षक चालक की, मतलब ड्राइवर की, तो इस पोस्ट के लिए 10+2 प्रणाली के अंतर्गत आपको 10वीं कक्षा पास होना जरूरी है। अगर आपने 10th पास किया है तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। ये जो क्राइटेरिया है जैसे कि मैंने आपको बताया अनारक्षित, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है, लेकिन अनुसूचित जनजाति के लिए उन्हें 8वीं पास होना जरूरी है। इसके साथ में भारी वाहन परिवहन यान का ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। अब बात करें आरक्षक ट्रेड की, तो इसके लिए कुक, नाई, धोबी, मोची, वाटर कैरियर, स्वीपर, मेसन, बिगुलर, इसके साथ में आपको व्यावसायिक ज्ञान का अनुभव होना आवश्यक है, तभी आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। और अनुसूचित जाति के लिए ये जो क्राइटेरिया है वो 8वीं कक्षा पास होना है। इसके साथ में उन्हें भी व्यावसायिक ज्ञान का अनुभव होना आवश्यक है। इसके बाद बात करें आरक्षक रेडियो की, तो 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। और अनुसूचित जनजाति के लिए 8वीं कक्षा अथवा उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। अब यहाँ पर बात करें प्रधान आरक्षक कंप्यूटर की, तो यहाँ पर आपके पास 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 12वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेंडरी परीक्षा भौतिक, रसायन, गणित विषयों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। मतलब जो मैथ सब्जेक्ट वाले हैं वही इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके साथ में आपके पास UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड संस्था से कंप्यूटर अथवा सूचना प्रौद्योगिकी विषय में 1 वर्षीय डिप्लोमा या उच्च शिक्षा होना जरूरी है, तभी आप प्रधान आरक्षक कंप्यूटर के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति के लिए भी 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 12वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेंडरी परीक्षा भौतिक, रसायन, गणित विषयों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। और UGC से मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर अथवा सूचना प्रौद्योगिकी में 1 वर्षीय डिप्लोमा या उच्च शिक्षा होना आवश्यक है। इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट पोस्ट निकाली जाती है सहायक उप निरीक्षक कंप्यूटर की, तो इसमें आपके पास UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड संस्था से कंप्यूटर या फिर IT विषय में स्नातक मतलब ग्रेजुएशन होना जरूरी है, अथवा राजीव गांधी तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक से कंप्यूटर या फिर IT में 3 वर्ष का डिप्लोमा या उच्च शिक्षा है,
तब भी आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। और ये जो क्राइटेरिया है वो अनुसूचित जनजाति के लिए भी सेम रहेगा। चलिए अब बात करते हैं इस भर्ती का पैटर्न के बारे में। तो ये जो भर्ती परीक्षा कराई जाती है, इसका जो फर्स्ट स्टेज रहता है उसमें लिखित परीक्षा मतलब रिटन एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। इसमें जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, अगर आप एक प्रश्न पत्र के लिए आवेदन करते हैं तो आपको एक एग्जाम देना होगा। अगर आप 2 प्रश्न पत्र के लिए देते हैं तो आपको 2 एग्जाम देना होगा। जैसे यहाँ पर कुछ पोस्ट हैं जिसके लिए आपको 2 पेपर देना होता है। यहाँ पर बात करें प्रधान आरक्षक की, तो प्रधान आरक्षक कंप्यूटर के पोस्ट के लिए, इसके अलावा सहायक उप निरीक्षक कंप्यूटर के पद के लिए आपको 2 एग्जाम देने होते हैं। लेकिन इन 2 पोस्ट के अलावा अगर आप बाकी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको सिर्फ 1 एग्जाम देना होता है। जब आप 2 स्टेज क्लियर कर लेते हैं तो 3rd स्टेज में ट्रेड टेस्ट होता है। ये जो ट्रेड टेस्ट है वो केवल आरक्षक जो चालक होते हैं और जो आरक्षक ट्रेड होते हैं सिर्फ उन्हीं के लिए रहता है। चलिए अब बात करते हैं पोस्ट की कि इस साल कितने पोस्ट पर ये भर्ती आ सकती है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब ये भर्ती 2017 में निकाली गई थी तो टोटल 14,088 पोस्ट पर ये वैकेंसी निकाली गई थी। लेकिन इस साल पुलिस मुख्यालय भोपाल के द्वारा पीबी को कम से कम 15,000 पोस्ट के लिए इस भर्ती परीक्षा को आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसका मतलब लगभग 15,000 पोस्ट पर आरक्षक के पदों पर ये भर्ती निकाली जा सकती है। किस पोस्ट पर कितने पद पर ये भर्ती निकाली जा सकती है उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके या फिर इस वीडियो के लास्ट में वो वीडियो की लिंक दी हुई है, आप वहां से इसे देख सकते हैं और डिटेल में पोस्ट की जानकारी वहां से आप ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में। तो यहाँ पर जो एग्जाम होता है आरक्षक संवर्ग का मतलब कांस्टेबल का, इसके अलावा प्रधान आरक्षक कंप्यूटर का या फिर सहायक उप निरीक्षक कंप्यूटर का, इन सभी के लिए जो लिखित परीक्षा होती है उसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है, जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 100 मार्क्स के लिए। इसके अलावा प्रधान आरक्षक कंप्यूटर और सहायक उप निरीक्षक कंप्यूटर के लिए 2 घंटे का समय दिया जाता है। इसमें भी आपको 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इन परीक्षाओं में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाती है। जब आप रिटन एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो फिर नेक्स्ट स्टेज होता है फिजिकल एग्जामिनेशन का। आपको यहाँ पर फिजिकल एग्जाम देना होता है। फिजिकल एग्जाम हो जाने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं और उसके बाद फिर फाइनल मेरिट लिस्ट बनाकर आपका सिलेक्शन किया जाता है। तो यहाँ पर बात करें फिजिकल एग्जाम की, यहाँ पर आरक्षक जीडी, प्रधान आरक्षक कंप्यूटर, सहायक उप निरीक्षक कंप्यूटर पुरुष कैंडिडेट्स के लिए 800 मीटर की दौड़ को 2 मिनट 45 सेकंड में पूरा करना होता है, तभी आप क्वालिफाई होंगे। गोला फेंक की बात करें तो आपको 19 फीट गोला फेंकना होता है और उस गोले का जो वजन होता है वो रहता है 7.260 किलोग्राम। इसके बाद बात करें लंबी कूद की, तो लंबी कूद में आपको 13 फीट कूदना होता है। ये जो क्राइटेरिया है वो मिनिमम है, इसको पूरा करने के बाद ही आप एग्जाम में क्वालिफाई होंगे। इसके अलावा बात करें आरक्षक जीडी की, प्रधान आरक्षक कंप्यूटर, सहायक उप निरीक्षक कंप्यूटर, महिला और महिला होमगार्ड के लिए 4 मिनट में आपको 800 मीटर की दौड़ को पूरा करना होता है। गोला फेंक की बात करें तो 15 फीट गोला आपको फेंकना होता है जिसका वेट होता है 4 किलोग्राम। बात करें लंबी कूद की तो आपको 10 फीट लंबी कूद को पूरा करना होता है। आरक्षक ट्रेडमैन चालक की बात करें तो आपको 800 मीटर दौड़ 3 मिनट में पूरे करना होता है। गोला फेंक इनके लिए नहीं रहता है और ना ही लंबी कूद इनके लिए रहती है। इसके अलावा जो भूतपूर्व सैनिक होते हैं उनको 800 मीटर की दौड़ 3 मिनट 15 सेकंड में पूरा करना होता है और गोला फेंक 15 फीट में फेंकना होता है जिसका वेट होता है 7.260 किलोग्राम और उन्हें लंबी कूद 10 फीट तक कूदनी होती है। और होमगार्ड सैनिक के लिए 3 मिनट 15 सेकंड में 800 मीटर की दौड़ पूरी करना होता है और 17 फीट गोला उन्हें फेंकना होता है जिसका वेट सेम रहता है और लंबी कूद उन्हें 12 फीट तक कूदना होता है। चलिए अब बात करते हैं रिटन एग्जाम की सिलेबस की। तो ये जो एग्जाम होता है वो सभी प्रश्न पत्र मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 8वीं कक्षा के स्तर के होते हैं। इसका मतलब एमपी बोर्ड का जो 8वीं तक का स्टैंडर्ड है उसका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका मतलब काफी इजी क्वेश्चन मतलब एवरेज टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसके लिए आपको सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान से 40 क्वेश्चंस रहेंगे 40 मार्क्स के लिए। बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि उसके रिलेटेड 30 क्वेश्चंस रहेंगे 30 मार्क्स के लिए। इसके बाद विज्ञान और सरल अंक गणित इन सभी से रिलेटेड 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 30 मार्क्स के लिए। तो ये जो हुआ टोटल 100 क्वेश्चंस हुए 100 मार्क्स के लिए। इसके अलावा प्रधान आरक्षक कंप्यूटर और सहायक उप निरीक्षक कंप्यूटर इन दोनों पोस्ट के लिए जो एग्जाम होता है 100 मार्क्स के लिए, उसमें आपको इस सिलेबस के साथ में समानता कंप्यूटर नेटवर्किंग और सॉफ्टवेयर विषयों के तकनीकी ज्ञान पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
चलिए आप बात करते हैं इस सिलेबस के हिसाब से आप कौन सी बुक्स प्रिफर कर सकते हैं इसकी तैयारी करने के लिए। तो सबसे पहले बात करें जीके की, तो यहाँ पर आप जीके के सिलेबस के लिए यहाँ पर आपको मैं 2 पब्लिकेशन की बुक बता रहा हूँ जो आप मार्केट से परचेस कर सकते हैं। अगर आपको मार्केट से बुक नहीं लेनी है, अगर आप इसे ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो आपके घर में भी ये बुक अवेलेबल हो जाएगी। अगर आपको मार्केट में बुक नहीं मिल रही है या फिर आप ऑनलाइन घर बैठे इसे मंगाना चाहते हैं तो आप इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां पर क्लिक करके आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें जीके की, तो यहाँ पर जीके के लिए उपकार प्रकाशन और अरिहंत प्रकाशन, इन दोनों की बहुत ही अच्छी बुक्स है जो आप एमपी जीके के लिए इसे प्रिफर कर सकते हैं। अब बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग के लिए डॉक्टर RS अग्रवाल की बहुत ही बेहतरीन बुक है, आप इसे प्रिफर कर सकते हैं। इसके अलावा अरिहंत पब्लिकेशन की भी एक बुक आती है रीजनिंग के लिए, आप इसे भी प्रिफर कर सकते हैं। ध्यान के यहाँ पर जो मैं आपको बुक बता रहा हूँ वो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है और दोनों की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां पर जाकर वहां से आप परचेस कर सकते हैं। अब बात करें जनरल साइंस और जनरल मैथ की, तो यहाँ पर आप जनरल साइंस के लिए अरिहंत पब्लिकेशन की बुक प्रेफर कर सकते हैं और मैथ्स के लिए यहाँ पर आपको राकेश यादव पब्लिकेशन की एक बुक मिलेगी जिसमें आपको मैथ से रिलेटेड पूरे क्वेश्चंस आपको कवर हो जाएंगे, तो आप मैथ्स के लिए इसे प्रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा आपके मार्केट में जो भी बुक अवेलेबल है सिलेबस के अकॉर्डिंग आप उसे भी प्रेफर कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ इन्हीं बुक से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो इसमें ही वो सिलेबस मिलेंगे, इसके अलावा भी बहुत सारी बुक्स हैं जो आप प्रेफर कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट है या फिर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो सब इंस्पेक्टर से रिलेटेड आने वाली है, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।